नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम सबके अपने अपने गुरु डॉक्टर हनीमान सर, कैंट सर, बॉनी हुसैन सर एंड मेनी मोर मास्टर्स के आशीर्वाद से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने टीचर्स के आशीर्वाद से आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली बार देखा कि कैसे अलग अलग पेशेंट होते हैं, हाइपोकॉन्ड्राइक पेशेंट, हिस्टेरिकल पेशेंट, फिर फेनर्स ऑफ द डिजीज। अलग अलग पेशेंट हमारे पास आते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या हमें ध्यान रखना है वो हमें गाइड किया हनुमान सर ने। और उसी जर्नी को, केस टेकिंग की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम एंड पार्ट की ओर चल रहे हैं। Aphorism number 99 on the wall, the investigation of the acute diseases or of such has have existed but a short time is much the easiest for the physician। और सबके ऊपर जो एक्यूट डिजीज की जो इन्वेस्टिगेशन है या फिर ऐसी डिजीज जो अभी शॉर्ट टाइम में ही चालू हुआ है, ऐसी बीमारियों की इन्वेस्टिगेशन काफी इजी रहती है फिजिशियन के लिए। Because all the phenomena and deviations from the health that has been put recently lost are still fresh in the memory of the patient and his friends, still continue to be novel and striking। क्योंकि जो भी फिनोमिना, जो भी डेविएशंस, जो भी हेल्थ इश्यूज पेशेंट की लाइफ में हो रहा है, बॉडी में हो रहा है, वो सब कुछ जो वो काफ़ी फ्रेश होता है पेशेंट के और उसके रिलेटिव के दिमाग में काफ़ी फ्रेश होता है, और वो सब कुछ नॉवेल और नया और स्ट्राइकिंग रहता है। इसीलिए वो इतना आपको आँखों के सामने आ जाएगा कि ये तकलीफ है। तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी ईज़ी रहती है फॉर द फिजिशियन। द फिजिशियन सर्टेनली रिक्वायर्स टू नो एवरीथिंग इन सच केसेस आल्सो। चौकसता के साथ फिजिशियन को भी वो सब कुछ जानने की जरूरत होती है इन केसेस में भी। बट ही हैज मच लेस टू इंक्वायर इनटू। उनको काफी कम प्रयास करना पड़ता है इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि सब कुछ दिमाग में नया है, ताजा है, फ्रेश है। तो पेशेंट आके सब कुछ पहले सब कुछ बोल देगा। हमें कुछ ज्यादा फ्रेमिंग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं रहेगी। दे आर फॉर द मोस्ट पार्ट स्पॉन्टेनियसली डिटेल टू हिम। उनमें से काफ़ी चीज़ें तो हमें स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही वो बोल देंगे, डिटेल कर देंगे कि भई मुझे ये दर्द हुआ होता है और ये दर्द यहाँ से वहाँ जा रहा है, उसमें ये महसूस हो रहा है, और सर मैं ये करता हूँ तो ये बढ़ जाता है। वो अपने आप वो बोल देगा। तो एक्यूट डिजीज़ में सब कुछ जानने की ज़रूरत है, लेकिन हमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी जानने के लिए, पेशेंट अपने आप बोलता है। 1-2 सवाल हम कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा की ज़रूरत रहती नहीं है। Aphorism number 100 in investigating the totality of the symptoms of epidemic and sporadic diseases। एपिडेमिक और स्पोराडिक डिजीज की अंडरस्टैंडिंग हमने आगे कर ली एफोरिज्म नंबर 73 में, कि व्हाट इज एपिडेमिक एंड व्हाट इज स्पोराडिक डिजीज। स्पोराडिक एपिडेमिक मींस एक साथ काफी सारे लोग एक ही प्लेस पे बीमार हो तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। स्पोराडिक मींस थोड़े यहाँ थोड़े वहाँ, हियर एंड देयर, कुछ कुछ केसेस दिखते हो तो उसको स्पोराडिक डिजीज कहते हैं। तो ऐसे केसेस की इन्वेस्टिगेशन में, टोटालिटी बनाने में, इट इज क्वाइट इमटेरियल whether or not something similar has ever appeared in the world before under the same or any other name। तो ये एकदम से इमटेरियल है, यानी कि गलत है, व्यर्थ है कि हम कुछ ऐसा सिमिलर दुनिया में आए जो पहले की सेम नेम की सेम सेम एपिडेमिक डिजीज हुआ हो, तो उसमें कुछ सिमिलर हो, ऐसा कहना निरर्थक है, काम का नहीं है। क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा हमने आगे भी समझा कि एक एपिडेमिक दूसरे एपिडेमिक डिजीज से काफी अलग होता है। जैसे अभी हाल ही की बात करें तो जो पेंडेमिक आया था कोरोना, उसमें पहली वेव का कोरोना के जो सिम्टम्स थे, फिर दूसरी वेव में, फिर तीसरी वेव में काफी डिफरेंट सिम्टोमेटोलॉजी हमें मिली। तो ये तीनों
अलग-अलग एपिडेमिक डिजीज़, पैंडेमिक डिजीज़ हो गया। The novelty or peculiarity of a disease of that kind makes no difference either in the mode of examining or of treating it, as the physician must anyway regard to pure picture of every prevailing disease as if it were something new and unknown and investigate it thoroughly for itself. हर एक डिजीज जो उसके जैसा हो, वो उसकी नॉवेल्टी और पिक्यूलरिटी makes no difference either in the mode of examining or treating it. चाहे कितनी भी डिफरेंसेस ना हो या हो, उससे हमारी जो पेशेंट को डिजीज को एग्जामिन करने की, ट्रीट करने की जो मोड होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। चाहे एक ही, भले ही दो मलेरिया के केस आ जाए, लेकिन उसको एग्जामिन और ट्रीट करने का तरीका हमारा इंडिविजुअल रहता है। हमें इंडिविजुअली दोनों केस को देखना है, क्योंकि फिजिशियन मस्ट anyway regard to pure picture of every prevailing disease as if it were something new and unknown। क्योंकि फिजिशियन को हर एक जो प्रिवेलिंग डिजीज है, यानी कि मैंने नेम लिया मलेरिया का, तो मलेरिया का प्योर पिक्चर वो भले ही उसके बारे में उसको पता हो कि इसमें हीट चिल स्वेट होता है, उसमें इंटरमिटेंट डिजी फीवर आता है, ये आपको कितना भी पता हो, लेकिन ये हमारे लिए एक नया केस है, एक नया इंटरमिटेंट फीवर आया है, एक अननोन फीवर आया है, ऐसे ही हमें देखना है एंड इन्वेस्टिगेट इट थोरोली फॉर इटसेल्फ, और उसको संपूर्ण तरीके से सभी ओर से हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना है। इफ ही डिजायर टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन अ रियल एंड रेडिकल मैनर, अगर फिजिशियन चाहता है कि वो प्रैक्टिस करे एक सही और संपूर्ण तरीके से, न्यायपूर्वक तरीके से, लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसको ऐसा ही करना होगा। नेवर सब्स्टिट्यूटिंग कंजेक्चर फॉर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। हमने जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन किया, जो एक्चुअली ऑब्जर्व किया, इसलिए मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें मेरा ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। खास करके एक्यूट डिजीज में मैं ऑब्जर्व करता हूँ, पेशेंट क्या करता है मेरे सामने, उससे मेरी प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपको फ़ायदा मिले तो। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के लिए आपको कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, यानी कि कोई भी मिश्रण को, कोई भी आपके ख़याली पुलाव को सब्स्टिट्यूट नहीं कर देना है कि भई जो देखा, जो है आपके सामने प्रेज़ेंटेशन, उसी को तवज्जो देनी है, एक्यूट में ख़ास करके। never taking for granted that the case of disease before him is already wholly or partially known। कभी भी ऐसा हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि भाई मैं इस केस को अच्छे से जानता हूँ या फिर पार्शियली जानता हूँ, या मुझे इसको ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं, बट ऑलवेज केयरफुली एग्जामिनिंग इट इन ऑल इट्स फेजेस। हमें सभी फेजेस में, सभी स्टेजेस में हमें केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना है, स्पेशली एक्यूट डिजीज, एपिडेमिक एंड स्पोराडिक डिजीज को। एंड दिस मोड ऑफ प्रोसीजर इज ऑल द मोर रिक्विजिट इन सच केसेस। और ये प्रोसीजर तो ऐसे केसेस में, यानी कि एपिडेमिक एंड स्पोराडिक केसेस में तो हमें काफी जरूरत रहती है, as a careful examination will show that every prevailing disease is in many aspects a phenomenon of a unique character, differing vastly from all other previous epidemics, to which certain names have been falsely applied, with the exception of those epidemics resulting from a contagious principle that always remains the same, such as smallpox, measles, etc। तो हमें ये जो प्रोसीजर है, ये तो इन केसेस में तो ज़रूरत पड़ने वाली है, और इसके साथ-साथ जो केयरफुल एग्ज़ामिनेशन है, वो हमें दिखा रहा है कि जो भी ऐसे प्रिवेलिंग डिजीज़ होते हैं, एपिडेमिक डिजीज़ या स्पोरेडिक डिजीज़ होते हैं, वो हर एस्पेक्ट में, कई एस्पेक्ट में वो यूनिक कैरेक्टर के होते हैं, एक-दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इस अभी जो एपिडेमिक चल रहा है, और 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद जो एपिडेमिक आएगा, भले ही वो कोराइज़ा ही क्यों ना हो, अभी कोराइज़ा है तो 1 साल के बाद का कोराइज़ा काफ़ी डिफरेंट होता है। उसकी
दवाइयाँ भी डिफरेंट हो जाती है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो इस तरीके से चाहे उसको भले ही फ़ॉल्सली हम नेम दे दें कि भई ये कोराइज़ा है, 1 साल के बाद जो आएगा सिम्पटम्स लेके उसको भी हम कहेंगे कि ये भी कोराइज़ा है। लेकिन ये नेम भले ही फ़ॉल्सली दिए जा रहे हो, लेकिन उसकी सिम्प्टोमेटोलॉजी काफ़ी डिफरेंट होती है। एक कोराइज़ा में ये मिलता है कि अ, ड्राई कोराइज़ा है, दूसरे साल ये आएगा कि फ्लुएंट कोराइज़ा है। फिर तीसरे साल ये आएगा कि कोराइज़ा में स्मेल चली जाती है। चौथे साल ये आएगा कि कोराइज़ा के साथ कफ आता है या फिर हेडेक, साइनोसाइटिस हो जाता है। तो ये हर एक कोराइज़ा डिफरेंट हो गया। यहाँ पर आपको अप्लाई ये नहीं करना है। हाँ, पेशेंट को समझाने के लिए ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए सेम नेम से हमें ट्रीट नहीं करना है कि पिछली कोराई साल की कोराइज़ा में ये दवाई आ रही थी, रस्टॉक्स आ रही थी, तो इस बार भी रस्टॉक्स देनी है या फिर काली बीच आ रही थी, तो इस बार भी काली बीच देनी है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये गलत है। हनुमान सर यहाँ पर मना कर रहे हैं। विद द एक्सेप्शन कुछ एपिडेमिक्स एक्सेप्शन में है, जैसे कि जिसका कॉन्टेजियस प्रिंसिपल सेम रहता है, जैसे स्मॉल पॉक्स, मीजल्स। तो इन बीमारियों में कुछ ही ऐसे प्रिंसिपल है, ऐसे डिजीजेज है जिसकी कॉन्टेजियस प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं हर बार। तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं। तो वो कांस्टेंट माइज़म के ये डिजीजेज है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी वही रहने वाली। Aphorism number 101. It may easily happen that in the first case of an epidemic disease that presents itself to the physician's notice, he does not at once obtain a knowledge of the complete picture. ये सरलता से होता है कि पहला जो एपिडेमिक डिजीज का पहला केस फिजिशियन देखते हैं, यानी कि हम जो देखते हैं, तो उसके नोटिस में कंप्लीट पिक्चर नहीं आ जाती। उसको पता चल जाता है कि उसको अभी भी कंप्लीट पिक्चर पता नहीं है, उसको पाया नहीं है। As it is only by a close observation of several cases of every such collective disease that he can become conversant with the totality of its signs and symptoms. हम सिर्फ और सिर्फ कब कब इस एपिडेमिक डिजीज की टोटल पिक्चर को, कंप्लीट पिक्चर को हम जान सकते हैं, तो उसके लिए हमें सेवरल केसेस की एग्जामिनेशन करनी होगी। उसकी कलेक्टिव सिम्प्टोमेटोलॉजी को कलेक्शन करना होगा, और उससे जो टोटालिटी बनती है, फिर हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ एपिडेमिक डिजीज। The carefully observing physician can, however, from the examination of even the first and second patients, often arrive so nearly at a knowledge of the true state as to have in his mind a characteristic portrait of it, and even to succeed in finding a suitable homeopathically adapted remedy for it. और जो केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन है, वो क्या कर सकता है? वो एक और दो पेशेंट से ही उसको पता चल जा सकता है, ऑफन अराइव सो नियरली एट अ नॉलेज ऑफ ट्रू स्टेट। बार बार, क्योंकि वो केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन है, तो उसने छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व कर लिया और जान लिया, और केयरफुली उसको एग्जामिन किया, तो उसको एक दो पेशेंट में ही उसको ट्रू स्टेट ऑफ डिजीज का पता चल जाता है। एज टू हैव इन हिज माइंड अ कैरेक्टरिस्टिक पोर्ट्रेट, क्योंकि उसके माइंड में वो कैरेक्टरिस्टिक पोर्ट्रेट चल रही है, एंड इवन टू सक्सीड इन फाइंडिंग अ सुटेबल होम्योपैथिकली एडेप्टेड रेमेडी फॉर इट। और उसको ट्रू जीनस एपिडेमिकस के बारे में पता चल जाता है। हो सकता है वो एक या दो रेमेडी हो, जिसको हमें डिफरेंशिएट करके अलग अलग इंडिविजुअल को देनी पड़े। तो हमें पहले एक तो केयरफुल फिजिशियन बनना है, दूसरा ऑब्जर्विंग फिजिशियन बनना है। ये दोनों क्वालिटी हमारे पास आ जाएगी, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि एक और दो केसेस से हम पता कर ले कि भाई कौन सी रेमेडी आने वाली है जीनस एपिडेमिकस। तो आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं, कल फिर से हमारी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।